अगर आप मेडिकल लाइन में गाइड ना कर रहे होते देन अभी आप किस लाइन में गाइड कर रहे होते? मैं फिर एक अच्छा इंजीनियर होता। ओके। सबसे कठिन सब्जेक्ट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यस फिजिक्स। ओके। सबसे ओवररेटेड स्ट्रेटजी? सबसे ओवररेटेड स्ट्रेटजी होती है ऑनलाइन पढ़ना और 4-5 कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स ले लेना, बहुत सारी किताबें इकट्ठा कर देना और सबसे छोटा छोटा पढ़ना, और इसी को 90% बच्चे कर रहे हैं। नीट क्या है? पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या है? लेकिन अगर नीट क्लियर नहीं हो पाता है एंड इफ हो भी जाता है MBBS को छोड़ के और क्या क्या ऑप्शन है? तो आपको 640 नंबर पे सीट मिल रही थी, वो इस बार 460 नंबर पर आपको मिलेगी, 470 नंबर पर आपको सीट मिलेगी। तो अगर पेपर मुश्किल आया है तो डेफिनेटली कट ऑफ भी डाउन जाने वाला। अगर बच्चा मॉक टेस्ट नहीं देता है तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठकर बच्चे को बड़ी परेशानी होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोड के हब का एक खास पॉडकास्ट नीट की तैयारी। ये सफ़र मुश्किल नहीं है, बस एक सही दिशा होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट बहुत खास होते हैं और लोगों के दिल के बेहद करीब होते हैं। नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये एक सपना है उस हर स्टूडेंट का जो डॉक्टर बनना चाहता है। आपको पता है कि नीट में हर साल हजारों लाखों स्टूडेंट एग्जाम देने बैठते हैं। किसी के हाथ सफलता लगती है तो कोई खाली हाथ घर लौटता है। अब ये सफलता और असफलता के बीच का क्या डिफरेंस है? क्यों कोई एक स्टूडेंट टॉप करता है और क्यों कोई एक स्टूडेंट खाली हाथ अपने घर आता है? आज इन्हीं सब पर बात होगी और इन्हीं सब के साथ हमारी बातें भी होंगी। क्या नीट का सपना देखने वाला हर स्टूडेंट आखिर बाद में या अंतिम में हार क्यों मानता है? हार मानने के उसके क्या कारण है? क्या वो डिमोटिवेट हो जाता है? क्या वो डर जाता है? क्या नीट उसको बहुत हार्ड लगती है? आपको पता है कि नीट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो हर स्टूडेंट बहुत दिलो जान से देना चाहता है, लेकिन क्या कमी रह जाती? क्या उसकी तैयारी पूरी नहीं होती? क्या उसकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं होती? ये तमाम सवाल हर उस स्टूडेंट के और पेरेंट्स के मन में उठते हैं जो अपने छात्र को, जो अपने बच्चे को डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं और आप बिल्कुल इंतजार कर रहे होंगे कि कब मैं सवाल पूछना शुरू करूं और आपके कानों तक वो हमारे आंसर्स लगे। तो बातचीत शुरू करने के लिए हमारे साथ एक बहुत खास और फिजिक्स के एक्सीलेंट टीचर और हयात क्लासेस के ओनर डॉक्टर आमिर अली मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। मैंने कहा एक्सीलेंट फिजिक्स टीचर क्योंकि फिजिक्स में उन्होंने महानता हासिल की है, उनकी फिजिक्स में पकड़ बहुत अच्छी है और मैं चाहती हूँ कि वो सभी स्टूडेंट उसे सुने, देखें और परखें और फिर बाद में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर का एक्सपीरियंस आपके कितना काम है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर आमिर अली से। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच मैम। सर बातचीत शुरू करने से पहले ही मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपको कब महसूस हुआ कि आपको मेडिकल लाइन में आकर स्टूडेंट्स को मेडिकल के लिए गाइड करना है? देखिए मैम, जब हम लोगों ने हयात संस्थान की शुरुआत की और शुरुआती दिनों में ही हम लोगों ने एक बड़ी अच्छी समस्या देखी कि बच्चों को मेडिकल की कोचिंग के लिए ज़्यादातर शहर से बाहर जाना होता है। मतलब बच्चा कोटा, दिल्ली या बड़े शहर का रुख करता है। तो हम लोग ये चाहते थे कि बच्चा अपने ही शहर में रहकर, अपने पेरेंट्स के पास में रहकर कोई एक ऐसी तैयारी स्टूडेंट को मिल सके जिससे कि वो मेडिकल जैसे मुश्किल एग्ज़ाम को भी आसानी से क्रैक कर सके। तो सिर्फ इसी विज़न को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 2014 में हयात की शुरुआत की और तभी से हम लोगों को लगा कि हमें मेडिकल के फील्ड में शहर के लिए कुछ करना चाहिए। मेडिकल फील्ड ही आपको इंटरेस्टेड लगता था? नहीं, फील्ड हम लोग हयात काम दोनों फील्ड में करता है, मेडिकल में भी करता है, जेई में भी करता है, एकेडमिक्स में भी करता है। लेकिन चूंकि अगर हम अभी सिनारियो देखें तो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट या सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स मेडिकल का है, क्योंकि बच्चों को मेडिकल को लेकर काफ़ी सारा क्रेज़ है। तो हम लोगों ने भी इसी चीज़ को देखते हुए मेडिकल की कोचिंग के लिए ख़ास प्रिपरेशंस की हैं और मेडिकल की कोचिंग को शहर के अंदर बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, जिससे कि हम बेहतर तरीके से बच्चों तक एक अच्छी मेडिकल की कोचिंग को पहुंचा सकें। ठीक है सर, बहुत सारे सवाल है पूछने के लिए, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आप
आज हजारों करोड़ों स्टूडेंट्स देख चुके हैं जी पढ़ा भी चुके हैं बिल्कुल। हयात क्लासेस बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऊंचाइयों तक लेके जा जी। चुका है आपके अकॉर्डिंग आज के स्टूडेंट्स की पढ़ाई का लेवल क्या है? देखिए मैम, मैं आपको बताऊं कि कोविड से पहले की स्थिति काफ़ी सामान्य थी, लेकिन कोविड के बाद की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि बच्चा क्लासरूम के अंदर बैठकर, मैं बिल्कुल आपको एक अपना मतलब रियल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूं जो मैंने देखा है कि बच्चा क्लासरूम के अंदर 5 घंटे या 4 घंटे नहीं बैठ पाता है। मोस्टली जब हम लोग बच्चों की क्लास लेते हैं तो 1.5 आवर या 2 आवर भी बच्चों को बैठने में ना काफ़ी परेशानी होती है, और ये सिचुएशन हमें कोविड के बाद में ज़्यादा देखने को मिली है। तो कोविड के बाद कहीं ना कहीं एक चेंज तो आया है जिससे बच्चों की सीखने की एबिलिटी के ऊपर फ़र्क पड़ा है। यानी बच्चों को आप अब बहुत आसानी से कोई भी चीज़ें नहीं सिखा सकते हैं, बच्चों को थोड़ा समय लगता है चीज़ों को देखने में, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन की आदत पड़ चुकी है, ऑनलाइन वीडियोस देखने की आदत पड़ चुकी है। तो ऑफलाइन क्लासरूम के अंदर बैठने में परेशानी आती है, उन चीज़ों को अडॉप्ट करने में परेशानी आती है, उन्हें हर चीज़ों के शॉर्टकट्स चाहिए जिससे कि वो इतनी मतलब कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकें। और आप भी जानते हैं कि मेडिकल जैसे एग्ज़ाम के लिए शॉर्टकट से काम नहीं चलता। एग्जैक्टली जी। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम अपने असली बात। जी नीट क्या है, पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या है? ठीक है, सबसे पहले मैं आपके सबसे पहले सवाल पर आता हूँ कि नीट क्या है। देखिए, नीट एक संस्था है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पहले सीबीएसई एग्ज़ाम कराता था, लेकिन अब एनटीए इस एग्ज़ाम को कराता है। तो नीट यूजी वो एग्ज़ाम है जो 12th के साथ या 12th के बाद उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेडिकल के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। बेसिकली ये एग्ज़ाम हमारा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड रहता है, जिसमें 50% में बायोलॉजी एंड बाकी के 50% में हमारी फिज़िक्स और केमिस्ट्री रहती है। यदि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं या अच्छा स्कोर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ मेडिकल के कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, लाइक MBBS, BDS, BAMS, होम्योपैथी जिसे हम BHMS बोलते हैं, और BSMS, BUMS, इन सारे कोर्सेज़ के अंदर आप नीट से या नीट को क्लियर करके एडमिशन ले सकते हैं। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर कि नीट को क्लियर करने की प्लानिंग्स क्या होनी चाहिए, एक स्टूडेंट नीट को कैसे क्लियर कर सकता है। देखिए मैम, मैं एक बहुत छोटी सी बात कहूँगा कि नीट को क्लियर करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ने में बहुत होशियार हैं या आप ऐसे हैं कि जो हमेशा से आप फर्स्ट क्लास से टॉपर्स रहे हैं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपका मेहनती, लगनशील और लगातार प्रयत्न करने वाला आपको होना चाहिए। यदि आप थोड़ी सी मेहनत करके चीज़ों को छोड़ देते हैं या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मुझसे आती हैं, अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए आपका कॉन्टीन्यूअस, लेबोरियस दोनों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सर, कुछ लोगों को या कुछ पेरेंट्स को भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगी, अगर आपका बच्चा नीट क्लियर कर देता है तो सबसे पहला ऑप्शन दिमाग में क्लिक होता है कि MBBS ऑप्शन। लेकिन अगर नीट क्लियर नहीं हो पाता है एंड इफ हो भी जाता है, MBBS को छोड़ के और क्या क्या ऑप्शन है? जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि MBBS के बाद हमारे पास में ऑप्शन आता है डेंटल यानी BDS के बाद ऑप्शन हमारे पास में आता है BAMS यानी आयुर्वेदिक, देन BHMS होम्योपैथिक, BUMS ये यूनानी होता है, BSMS, मतलब काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं जो यदि आपको MBBS नहीं मिल पा रही है तो आप उस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। ये इन सारे कोर्सेज़ के अंदर जो भी हमें एडमिशन मिलता है वो नीट के थ्रू ही मिलता है। तो अगर आप उतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर MBBS की सीट मिले, तो आपके लिए बेहतर है कि आप BDS, BAMS, BHMS या किसी और कोर्सेज़ के अंदर एडमिशन ले लें, कि उन कोर्सेज़ में भी कोई बुराई नहीं है। एवरेज स्कोर पे देखिए, नीट एग्ज़ाम के लिए ना एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि 1 मार्क्स तो आपके ऐसे होते हैं कि भाई काफ़ी अच्छे मार्क्स है, आपकी रैंक बहुत अच्छी है और उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS की सीट मिल जाएगी। और सेकंड ये है कि NTA ने क्वालिफाइंग मार्क्स सेट किए हैं। अगर आपके उतने क्वालिफाइंग मार्क्स हैं देन आप उसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैं आप बात करूँ कि लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में आई थिंक 140 या 150 के आसपास की कट ऑफ थी। अगर आपके 150 से ऊपर नंबर है तब आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, यदि एडमिशन आपको मिलता है तो इन सभी कोर्सेज के अंदर। ओके, ये क्राइटेरिया सेट किया जी। ठीक है। 2025 का एग्जाम देखा जी, काफ़ी चैलेंजिंग स्टूडेंट्स को लगा, क्या रिएक्शंस आपके पास आए?
मेरे पास में बच्चों के रिएक्शंस पूरे इंडिया से ही सेम रिएक्शंस आ रहे हैं कि भाई पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था। और पेपर डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि पेपर लेंथी बहुत था। मतलब पेपर ऐसा नहीं था कि उसे 3 घंटे में सॉल्व किया जा सके। यदि आप एक्सपर्ट से भी पेपर सॉल्व कराते हैं तो मुझे लगता है कि 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितने घंटे चाहिए? देखिए, अगर नीट का पेपर हम एक्सपर्ट से सॉल्व कराते हैं तो आई थिंक 3 आवर्स से तो ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि पेपर को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है, क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशंस है वो काफ़ी लेंदी है, प्रॉब्लम की लैंग्वेज थोड़ी सी लॉजिकल है, तो उसमें मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम्स हैं जिनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। वैसे अगर देखा जाए और पेपर की एनालिसिस की जाए तो ये पेपर लास्ट 37 ईयर्स में, यदि मैं लास्ट नीट के 37 ईयर्स देखता हूँ, सबसे मुश्किल पेपर माना जा रहा है। और मुश्किल होने के पीछे रीज़न यही है कि पेपर थोड़ा सा लेंदी है। वो जो हमने टाइम इंटरवल सेट किया है उस टाइम में सॉल्व नहीं हो पा रहा है बच्चों से। देन हाउ दे एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट्स उसको 3 आवर्स में कर लेंगे? अब मैं इसका काफ़ी अच्छा सवाल है, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। देखिए, जैसे लास्ट ईयर मैं 2024 की बात करता हूँ, पेपर काफ़ी आसान था, पेपर बहुत ईजी था, और आपने देखा भी होगा 63 या 64 स्टूडेंट्स ने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स गेन किए थे। ठीक है ना? तो उसी को देखते हुए एनटीए ने अपने पैटर्न के अंदर थोड़ा सा चेंज किया और क्वेश्चंस को थोड़ा सा और लॉजिकल और लेंदी बनाया। लेकिन इससे बच्चों को कोई नुकसान नहीं है। अगर बच्चे समझते हैं कि पेपर डिफ़िकल्ट आने से हमें लॉस है, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल लॉस नहीं है, बल्कि इवन बच्चों को फ़ायदा है, क्योंकि पेपर जितना डिफ़िकल्ट होगा कट ऑफ उतनी डाउन जाएगी। जो सीट आपको पहले लास्ट ईयर 640 मार्क्स पर मिल रही थी, इस बार वो आपको 460 मार्क्स पर मिल जाएगी। आप ये समझिए कि कितना कट ऑफ डाउन हो गया है। मतलब ये मेरा अनुमान है कि जो आपको 640 नंबर पर सीट मिल रही थी वो इस बार 460 नंबर पर आपको मिलेगी, 470 नंबर पर आपको सीट मिलेगी। तो अगर पेपर मुश्किल आया है तो डेफिनेटली कट ऑफ भी डाउन जाने वाली है। इस बार की क्या कट ऑफ आपको लगती है? अभी बिल्कुल एग्जैक्ट कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे के अबव 500 है तो ये एक सेफ स्कोर है। मतलब वो बच्चा ये समझ सकता है कि मेरी सीट मतलब मुझे मिल जाएगी, थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। हाँ, मतलब यह है कि मैं एमबीबीएस की जो सीट है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मुझे मिल जाएगी अगर 500 प्लस बच्चा स्कोर कर रहा है तो ये एक सेफ स्कोर है। ठीक है जी। ये एवरी ईयर जो पैटर्न बदलता है, जैसे आपने बताया कि लास्ट 37 ईयर्स से ये सबसे वो पेपर था, बहुत हार्ड पेपर था। अगर ये एवरी ईयर ऐसे पैटर्न बदल रहा है तो क्या स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग है? बिल्कुल चैलेंजिंग है मैम। देखिए, एनटीए एग्ज़ाम कराता है और एनटीए को अगर अपने पैटर्न में बदलाव, वैसे पैटर्न में तो कोई बदलाव नहीं है, पैटर्न तो सेम ही है, बस क्वेश्चंस की लैंग्वेज में और डिफ़िकल्टी लेवल में थोड़ा सा चेंज है। तो फिर एनटीए को ये नहीं कहना चाहिए कि भाई हम एनसीईआरटी से पेपर देने वाले हैं, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड तो है लेकिन एग्जैक्ट एनसीईआरटी से नहीं है। तो यहाँ बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर मैं देखूँ 24 के कंपैरिजन में देखूँ 4 टाइम्स या 5 टाइम्स पेपर डिफ़िकल्ट है। इवन मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो जेई का एग्ज़ाम हुआ है, जेई जो हम इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एग्ज़ाम लेता है एनटीए, उससे भी मुश्किल पेपर आया है नीट का। तो बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भाई इस तरीके का पेपर आएगा, तो उससे बच्चों को थोड़ी तो परेशानी हुई है। और सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे इंडिया में ही बच्चों को परेशानी हुई है। तो डेफिनेटली कट ऑफ तो काफ़ी डाउन जाने वाली है। हयात के कितने स्टूडेंट्स आपको लगता है? देखिए मैम, ये मैं आपसे कहूँ, हयात के बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि हमें लग रहा था कि लास्ट ईयर पेपर जब आसान आया और पूरे देश के अंदर बड़ा हाहाकार सा मचा कि भाई इतने बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आ गए, तो हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि हमें पहले से ही अपना लेवल थोड़ा सा अच्छा रखना चाहिए। और बच्चों के जो टेस्ट हम लोग लेते हैं, वीकली बेसिस पर हम लोग टेस्ट लेते हैं, हमने पहले से उसे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स रखा। अब उससे बच्चों को फाइनल एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिली। आप ये समझिए कि मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 15 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाएगा, श्योर मिल जाएगा। हम लोग अनुमान लगा रहे हैं इस चीज़ का, बाकी तो रिजल्ट के ऊपर। गॉड ब्लेस देम। ओके, मॉक टेस्ट का नीट की प्रिपरेशन में कितना कंट्रीब्यूशन है? बहुत अहम रोल है मैम, बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। अगर बच्चा मॉक टेस्ट नहीं देता है, मैं आपकी बात को ना एक छोटी सी चीज़ से लिंक भी करूँगा। अगर बच्चा मॉक टेस्ट नहीं देता है तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठकर बच्चे को बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि एक स्टूडेंट जो मॉक टेस्ट देकर आया है, उस सिचुएशन से गुजर के आया है, उसने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और प्रैक्टिस की है कि मैं 3 आवर्स के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं।
तो कहीं ना कहीं वो बच्चे का मोराल अप करता है। और एक बच्चा जो मॉक टेस्ट देकर नहीं आया है, उन्हीं स्टूडेंट्स को ज़्यादा कठिनाई हुई है जिन लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं। तो मॉक टेस्ट नीट की प्रिपरेशन के अंदर बहुत ही अहम रोल रखता है। अब मैं आपको कह रहा था कि मैं इसे लिंक करूँगा, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जनरली, अब आप ये देखिए कि आप कहीं भी कोई भी सर्च करिए, आपको बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे और बहुत ही कम प्राइसेस के अंदर पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। और मैं पेरेंट्स को भी ये बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। टीचर्स नो डाउट सब जगह टीचर्स एक जैसे होते हैं, अच्छे पढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन नीट की प्रिपरेशन में सबसे अहम रोल होता है टीचर की मेंटोरशिप का, बच्चे के डाउट्स पूछने का, बच्चे के टेस्ट का, और वही ऑनलाइन कोचिंग में मिस हो रहा है। अब आप ये देखिए कि ऑनलाइन कोचिंग के अंदर बैठकर बच्चा 5.5 घंटे लेक्चर ले रहा है। मुझे नहीं लगता कि एक बच्चा 5.5 घंटे रोज बैठकर ऑनलाइन कोचिंग के अंदर लेक्चर ले सकता है। देन उसके बाद में उसका टेस्ट मिस हो रहा है। टेस्ट कैसे होगा ऑनलाइन कोचिंग के अंदर? तो कोई टेस्ट नहीं हो पाएगा। डाउट डिस्कशन कैसे होगा? डाउट डिस्कशन अगर होगा भी तो वो नाम मात्र का होगा। बच्चे को कहाँ मोरल टीचर के हेल्प की ज़रूरत है, टीचर से गाइडेंस की ज़रूरत है, वो कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, सबके लिए एक जैसी चल रही हैं। तो ये बड़ा गड़बड़ करने वाला काम है और ये नीट की प्रिपरेशन के अंदर बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। मतलब बच्चों के सफल ना होने के पीछे ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चा कम फीस के लिए ऑनलाइन कोचिंग की तरफ भाग रहा है। और ऑनलाइन कोचिंग से ना 100 में से अगर आप बच्चे देखेंगे तो मुश्किल से 1 या 2 रिजल्ट आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा। यानी कि जो बच्चा ऑनलाइन से पढ़ रहा है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट अटेंशन नहीं ले पाएगा। मतलब हर एक बच्चा नहीं कह सकते हम लोग, 1-2 एक्सेप्शन केस निकल जाते हैं, लेकिन मोस्टली के साथ में यही स्थिति है कि बच्चा, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम से देखते हुए हो गया कि बच्चा एक बहुत ही प्रॉपर मैनर के साथ जैसे पढ़ना चाहिए, नीट की प्रिपरेशन होनी चाहिए कि वैसे प्रिपरेशन कर पा रहा है। आपने भी ऑनलाइन कोचिंग्स की बात की जी। फिजिक्स वाला एक ऐसा नाम है जो शायद किसी ने ना सुना हो जी। उसके सक्सेस के बारे में क्या कहेंगे? उनका भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पढ़ाने का। देखिए, अलग पांडे सर नो डाउट काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, नॉलेजेबल पर्सन है, और उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव भी लिया कि भाई जो बच्चे जिनके ऑफलाइन कोचिंग तक पहुंच नहीं है वो ऑनलाइन आके पढ़ सके। लेकिन मुझे लगता है कि अब उसका मिसयूज़ हो रहा है। मिसयूज़ ऐसे हो रहा है कि बच्चे ऑनलाइन कोचिंग सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। मोस्टली लाइब्रेरी के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं या घर पे सब्सक्रिप्शन लेकर बैठे हुए हैं, और कभी लेक्चर देखा कभी नहीं देखा, वो बैकलॉग होते जा रहे हैं, लेक्चर्स मिस हो रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, टेस्ट नहीं हो रहा है। अब इतने सारे स्टूडेंट अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो फिजिक्स वाला की तो नेटवर्थ बढ़ ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान बच्चों को हो रहा है उसका। अभी तीसरा सवाल भी हमारा इसी से रिलेटेड होने वाला है कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग स्टडी, विच वन इज बेटर? काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा कि सेल्फ स्टडी या कोचिंग स्टडी। देखिए, सेल्फ स्टडी अच्छा है, मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन सेल्फ स्टडी उस बच्चे के लिए अच्छा है जिसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर है, जिसे ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ ज़रूरत है प्रैक्टिस की और किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, जिसने 1 साल 2 साल या 3 साल कोचिंग के अंदर लगा दिए हैं, जिसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर है, सिर्फ उसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। लेकिन एक स्टूडेंट जिसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है और वो अच्छे से पढ़ ही नहीं पा रहा है, उसे यही नहीं पता है कि मुझे प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए सेल्फ स्टडी अच्छी नहीं है। उसको कोचिंग का गाइडेंस ज़रूरी है, क्योंकि कोचिंग बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एक प्रॉपर स्ट्रेटजी देता है कि आपको कैसे काम करना है और कैसे नीट जैसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ऑफलाइन कोचिंग का कितना कंट्रीब्यूशन है सर स्टूडेंट्स की, स्ट्रगलर स्टूडेंट की लाइफ में? 95% मैम। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग के बिना सिलेक्शन नहीं होते हैं। मैं पिछले कोविड से हमारा ऑनलाइन का क्रेज़ बढ़ा है, तो मैं पिछले 5 सालों से देख रहा हूँ कि ऑनलाइन कोचिंग से सिलेक्शंस नहीं होते हैं। 1-2 एक्सेप्शन केस को अगर छोड़ दिया जाए तो मैंने अपने इस कैरियर में नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस ऑनलाइन कोचिंग से हुए हैं। जब हम नीट की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स का एक बेसिक सवाल होता है जी, फिजिक्स सब्जेक्ट उनको बहुत डरावना लगता है। बिल्कुल। आप भी ऐसा मानते हैं? डरावना तो नहीं कहूँगा मैम। फिज़िक्स बायोलॉजी के जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें फ़िज़िक्स से थोड़ा सा परेशानी होती है, और उसके पीछे का रीज़न ये है
कि उनकी साइकोलॉजी पहले से ऐसी प्रिपेयर कर दी जाती है कि भैया आप जब 11th क्लास में आएंगे तो आपको फिज़िक्स फेस करनी पड़ेगी और वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो एक साइकोलॉजी ऐसी बना दी जाती है कि बच्चों को एक तो वहाँ से डर लगना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं जिनका फिज़िक्स के अंदर यूज़ होता है, जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, कुछ चीज़ें, ट्रिग्नोमेट्री। अब जो बच्चे पहले से मैथमेटिक्स से डरते हैं और वो मैथ्स फिर उनके सामने आ गया है फिज़िक्स के अंदर, तो वहाँ बच्चों को और प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर एक अच्छा टीचर है और वो जानता है कि बच्चों को किस तरीके से गाइड करना है, देन मुझे नहीं लगता है कि फ़िज़िक्स से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन फ़िज़िक्स आपसे प्रैक्टिस मांगती है कि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है जी सर, आप क्या इसमें अपनी राय रखना चाहेंगे कि सोशल मीडिया इज द मेजर डिस्ट्रैक्शन सोर्स फॉर स्टूडेंट? अभी तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मैम, बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। इवन रिलायबल भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया या इंटरनेट के ऊपर बच्चे झट से सर्च करते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या होगा, और आप 4 वेबसाइट पर जाइए, आपको डिफरेंट सल्यूशंस मिलेंगे वहाँ पर। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है वहाँ पर। और दूसरा, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर जो चीज़ें हैं वो बच्चे को काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करती है। और इवन मैं तो इस पक्ष में ही नहीं हूँ कि एक मेडिकल एस्पिरेंट को कोई मोबाइल फ़ोन या कोई ऐसा डिजिटल गैजेट दिया जाना चाहिए जिससे कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो। देखिए, मेडिकल की तैयारी में ये एक बहुत अहम चीज़ है कि बच्चे को थोड़ा सा डिजिटली डिस्कनेक्ट रहना पड़ेगा। अगर बच्चा डिजिटली डिस्कनेक्ट नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं बच्चे का समय ख़राब होगा, टाइम वेस्ट होगा और दिन बच्चे को प्रॉब्लम। ठीक है डॉक्टर आमिर, अगर एक बच्चा सोशली डिस्ट्रैक्टेड है जी एंड डीमोटिवेटेड है, जी 2-3 अटेम्प्ट में उसको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, देन आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? देखिए मैम, किसी भी बच्चे को प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है कि टीचर को उस बच्चे से बात करना ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर सामने या नीट की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा एग्ज़ाम को करेक्ट कर सके। सबसे पहले बच्चे की साइकोलॉजी को समझना, वो सही मायने में नीट करेक्ट भी करना चाहता है या सिर्फ प्रेशर की वजह से नीट करेक्ट करने के लिए आ गया है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर बच्चे के मन में ये है कि साहब मुझे नीट करेक्ट करना ही है और किसी भी कीमत पे करना है, भले ही वो बाद में 1-2 साल के बाद में थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया हो, तो थोड़ा सा बच्चे को सही तरीके से गाइड करके, उसके कॉन्सेप्ट्स में सुधार करके, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ को जानकर, उसके टाइम शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव करके हम थोड़ा सा बच्चे को सही लाइन पर लेकर आ सकते हैं। सर, आपने एक वर्ड जो भी यूज़ किया, प्रेशराइज। जी। अगर मैं एक स्टूडेंट की तरह इमेजिन अभी करूं कि लाइक आई एम अ स्टूडेंट, ओके, और और मैं अभी बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ वो मैं सेटिस्फाइड हूँ कम्प्लीटली, ओके, बट मेरे फैमिली प्रेशर की वजह से और सोसाइटी प्रेशर की वजह से, लाइक हमें फैमिली एग्जांपल्स देती है कि देखो ये कज़न तुम्हारा ये कर रहा है, देखो आपका ये कर रहा है, और सोसाइटी एग्जांपल सेट कर देती है हमारे सामने। डजेंट मैटर, वो नहीं जानना चाहते कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में। आप उस चीज़ के लिए सर क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट के ऊपर? अभी जैसे मैं अगर देखूं तो थोड़ा सा अभी प्रेशर कम हो गया है। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चा अपनी मर्जी से ही करे जो भी करे। और इवन हमारे पास में जब बच्चा आता है तो हम सबसे पहले जो हमारे काउंसलर्स हैं या जो हमारे एडमिशन मैनेजर्स हैं, वो सबसे पहले पेरेंट्स और बच्चे दोनों से बात करते हैं और हम उनका इंटरेस्ट जानने की कोशिश करते हैं कि भाई बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। और अगर उसे फोर्सफुली एडमिशन कराया जा रहा है तो थोड़ा सा हम भी इस पक्ष में नहीं होते हैं कि बच्चे का एडमिशन कराया जाए, क्योंकि अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, फिर आप कितनी भी मेहनत बच्चे के साथ में कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आपको एक अच्छा या पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर अभी आप 17 ईयर्स के होते, ओके, एंड यू वांट टू क्रैक नीट, ओके, आप क्या डिफरेंट करते जो आज के स्टूडेंट कर रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। मैं बहुत छोटी सी चीज़ करता, मैं आपको 3 स्टेप्स में बताता हूँ कि नीट को कैसे क्रैक किया जा सकता है। नीट को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है मेरे 9th और 10th के फाउंडेशंस का बहुत स्ट्रांग होना। मैं सबसे पहले अपने 9th और 10th के ऊपर कमांड बनाता, चाहे उसमें मुझे 2 महीना लगे या 3 महीना लगे, 9-10th के ऊपर अपनी कमांड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जाए। देन उसके बाद में हमारी जो इन टेक्स्ट बुक है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं NCERT, आपको उससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब मैं एक छोटा सा करेक्शन यहाँ करना चाहूँगा। लोगों का मतलब NCERT की 2 बुक्स होती हैं मैम, एक होती है NCERT टेक्स्ट बुक और एक होती है NCERT एग्जाम्पलर। अब बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ NCERT टेक्स्ट बुक करने से काम चल जाएगा, नहीं।
आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों करना पड़ेगा, और गारंटी मेरी है कि आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा। आपको 3 छोटी छोटी सी चीज़ें करनी है। 9-10 पर अपनी कमांड बहुत अच्छी बनाइए, आपको कोई प्रॉब्लम 9-10 के अंदर नहीं होनी चाहिए। और सेकंड, सिर्फ एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको पढ़ना है। डेफिनेटली 100% अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप नीट करेंगे। बहुत इंस्पिरेशनल बातें आपसे डॉक्टर आमिर जी हमें मिली। मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स, नीट स्टूडेंट्स हमें देख रहे होंगे, उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को और देखने को मिली होंगी। अब एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ करना चाहते हैं, उसके बाद हम अपने सेशन को खत्म करते हैं, ठीक है? सो अब रैपिड फायर में 5 क्वेश्चन होंगे, आपको इमीडिएटली फटाफट से आंसर देना है। अगर आप मेडिकल लाइन में गाइड ना कर रहे होते, देन आप अभी आप किस लाइन में गाइड कर रहे होते? मैं फिर एक अच्छा इंजीनियर होता। ओके। सबसे कठिन सब्जेक्ट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? यस। फिजिक्स। ओके। सबसे ओवररेटेड स्ट्रेटजी? सबसे ओवररेटेड स्ट्रेटजी होती है ऑनलाइन पढ़ना और 4-5 कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स ले लेना, बहुत सारी किताबें इकट्ठा कर देना और सबसे छोटा पढ़ना, और इसी को 90% बच्चे कर रहे हैं। ओके। टॉपर या कंसिस्टेंट स्टूडेंट? कंसिस्टेंट स्टूडेंट 100%। ओके। रात की पढ़ाई या सुबह की पढ़ाई? सुबह की पढ़ाई, बिल्कुल रात के 10 बजे के बाद पढ़ाई नहीं करनी है। ओके। चाय इज बेटर और कॉफी? ब्लैक कॉफी। ओके, थैंक यू डॉक्टर आमिर जी, आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ आपसे सीखने को मिली। अब जितने स्टूडेंट या फिर जो भी पेरेंट्स हमारा सेशन देखेंगे, अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि अपने बच्चे के लिए पूछना चाहते हैं, सो प्लीज़ हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अगर कोई सवाल आपको लगता है कि रह गया होगा तो आप हमें कमेंट में पोस्ट करिए, हम वो सवाल नेक्स्ट सेशन में ज़रूर पूछेंगे। और ऐसे ही अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल सेशन देखने हैं, सो रुड़की हब के पॉडकास्ट से जुड़े रहिए।